हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप लोग आरओ एग्जाम या फिर यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे घटनाचक्र पूर्वालोकन जो सीरीज आती है 2023 लेटेस्ट एडिशन, जो कि 8 वॉल्यूम में आती है। उसके शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं और उसी की क्लास को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट मिल चुकी है। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी की ऑलरेडी 9 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 से 3 में कवर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री को जो है कि ऑलरेडी निशु मैम के द्वारा 2 से 3 क्लास करा दिया गया है। और ये बायोलॉजी की आज ये 3rd लेक्चर हम लोग कवर कर रहे हैं। जो नए छात्र हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आज इस क्लास को देख रहे हैं, तो अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे होंगे या फिर यूपी पीसीएस की, तो आप लोग घटना चक्र की बुक से परिचित होंगे। और घटना चक्र की बुक जब तक आप अच्छे से तैयार नहीं कर लेते हो, जब तक उस पर कमांड नहीं कर पाते हो, अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते हो, तब तक आपकी तैयारी कुछ अधूरी रहती है। क्योंकि उसमें बहुत सारे नए नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट, नए जो है कि पीवाईक्यू, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं आ जाती है कि ये 8 वॉल्यूम की किताबें होती हैं, इतनी मोटी मोटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, तो इसको कवर कर पाना मुश्किल होता है और 2-3 बार रिवीजन करना तो एक नामुमकिन सा हो जाता है। तो पूरे यूट्यूब पर एकमात्र हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है ग्लैंस एकेडमी, जिसकी टीम के द्वारा, जिसमें मैंने और निशु मैम के साथ एक हमारे जो टीम स्टाफ है, इन्होंने मिलकर एक सबसे अच्छा इनिशिएट आप लोगों के लिए शुरू किया कि हम घटना चक्र के पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार कर दें, जिसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड रहेंगे। कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं किया जाएगा। पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर विविध तक सारी चीजें हैं। साथ ही साथ व्याख्या और प्रश्न उत्तर, सभी कुछ चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ मिलाते हुए बेहतर तरीके से तैयार किया गया। और अगर आप लोग इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जहां से आप मैसेज करके पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं, पेमेंट सिस्टम को जान सकते हैं और वहां से पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। बस एक छोटा सा बोनस टिप रहेगा आपके लिए कि अगर आप लोग उस प्रिंट आउट को निकलवा के पीडीएफ का, उसके साथ अगर हमारी क्लास को रेगुलर देखते रहेंगे, तो बहुत जल्द आपका जो है कि घटना चक्र पे बहुत ही अच्छे लेवल का कमांड हो जाएगा और आप पेपर में नो डाउट 70 to 80% अच्छा पेपर करके आओगे। डेमो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहां पर डेमो पीडीएफ डाल दी गई है, आप उसे भी देख सकते हो पीडीएफ परचेस करने से पहले। तो जिन छात्रों ने जो है कि अभी तक नहीं ली है पीडीएफ, आप उस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं डेमो पीडीएफ देख के। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स हमें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर, साथ ही साथ वीडियो सेक्शन में इतने पॉजिटिव कमेंट्स और सपोर्ट्स आए हैं कि उन लोगों को ये शॉर्ट नोट वाकई बहुत पसंद आए, और स्पेशली जो है कि कम टाइम में रिवीजन करने के लिए। तो आप लोग भी देर मत कीजिए, वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर जो है कि मैसेज करिए और वहां से सारा प्रोसीजर को जान के आप लोग पीडीएफ को परचेस कर लीजिए बहुत ही कम प्राइस में, इसलिए कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए, आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसमें हमने इससे पहले 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, जिसमें जैव विकास, वर्गिकी, जीव विज्ञान की शाखा, आनुवंशिकता, कंकाल तंत्र, सेल, इन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, चैप्टर नंबर 8, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहाँ पर हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अगर करें तो आपके मुख में सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, आपके मुख से शुरू होता है, और पूरे के पूरे प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद आपके मलाशय से, इट मींस एनस से जो है कि बाहर आ जाता है कचरा। तो आपने एक तरफ मुंह से खाया और दूसरी तरफ आपने निकाल दिया। लेकिन इस दौरान आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से आप एक दिन के होकर 70-80 साल तक जीते हैं, पूरे का पूरा लाइफ साइकिल इसी के बीच चलता है। ठीक है, आप समझने वाली बात है कि पहला हमारा भोजन का जो टुकड़ा होता है, हम उसे तोड़कर कहाँ रखते हैं, सीधे पेट में तो रखते नहीं है, न छोटी आंतों में रखते हैं, हम लोग रखते हैं मुख में। तो मुख से ही पूरी की पूरी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, जहां से प्रश्न पर बनना शुरू हो जाता है। जैसे पहला ही प्रश्न बन जाता है कि आपके भोजन को पचाने की पहली क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो भाई मुख से शुरू हो जाती है। मुख में भी लार होता है, उससे शुरू हो जाती है। लेकिन प्रोटीनों का पाचन कहाँ पे शुरू होता है, तो अमाशय में होता है। शाकाहारियों का भोजन कहाँ पचता है, बड़ी आंतों में पचता है। मांसाहारियों का छोटी आंतों में। इलियम का क्या रोल होता है, ये सभी चीजें आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट को देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग छोटी आंतों में ही संपन्न हो जाता है। हालांकि भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता है। स्पेशली जो हमारे मवेशी होते हैं, पशु जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, जो भोजन खाते हैं, ये सबका जो खाना पचता है ये बड़ी आंत में जाके पचता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि शाकाहारी। हालांकि मानव में भी, मनुष्य में भी
जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके कुछ भोजन ऐसे होते हैं भोजन ग्रहण करने पर कि उनका पाचन पूरी तरीके से बड़ी आंत में ही होता है। और जो मांसाहारी लोग होते हैं, जो मछली, अंडा, मुर्गा, मछली, मटन खाते हैं, उनका जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही हो जाता है। क्योंकि पेट के बाद सबसे पहले छोटी आंत मिलती है जिसके 3 पार्ट होते हैं, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, और उसके बाद आपका जो है कि बड़ी आंत के पार्ट आते हैं, सीकम, कोलन, ये सब। तो हम इसको भी चर्चा कर लेंगे। तो बड़ी आंत में बाद में जाके पचता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। और अब हम देखते हैं मानव की एक जीभ भी होती है जहां पर भोजन को रखा जाता है। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि भोजन का टेस्ट क्या है? तो उसमें हमारा जीभ का सबसे बड़ा योगदान होता है। मान लीजिए ये आपकी जीभ है, ठीक है, और ये बाहर की ओर है नीचे एरो लगाने पे। तो इसमें याद रखना आप लोग कि अगर आप जीभ के इस अग्र भाग को फोकस कर रहे हैं, अगर इस भाग की बात करें, तो यहां से आपको जो भोजन का टेस्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्वीट। इट मीन्स कि अगर आप रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ले के साथ आपने गुलाब जामुन खा लिया, गाजर का हलवा खा लिया, तो आपको मीठा जो स्वाद पता चलता है वो जीभ के आगे वाले भाग से पता चलता है। लेकिन अगर आपने करेले का जूस पी लिया, चुकंदर का जूस पी लिया, या कुछ आंवला तो नहीं, कुछ और भी ऐसी चीज जो कड़वी लगती हैं, तो उनका स्वाद आपको पीछे से पता चलता है, इस वाले हिस्से से, जब जीभ के। और अगर मैं कहूं कि आप जीभ के इस पार्श्व किनारे को देखेंगे, इस वाले एरिया को, किनारे वाले को, यहां से आपको नींबू, मौसमी, चीकू, किनु हो गया, आंवला हो गया, इनके खट्टे स्वाद का पता चलता है। तो आपने जब भोजन रखा अपने जीभ में, तो जीभ से जो है कि शुरू होती प्रक्रिया। तो उसमें 3 स्तर होते हैं। अग्र भाग से मीठा पता चलता है, पश्च भाग से कड़वा पता चलता है, पार्श्व भाग से खट्टा पता चलता है। मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? अब देखिए, मुख में जैसे आपने रखा, तो सबसे पहले आपने रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा है, या चावल का टुकड़ा रखा है, या दाल का, या ब्रेड का, स्लाइस का, कुछ भी आप खाते हैं XYZ। तो वो होता क्या असल में? कार्बोहाइड्रेट होता है। इट मीन्स की स्टार्च होता है। स्टार्च होता है, या उसे कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। अब वहां पर आप जब मुंह में चबाते हो, तो क्या कहता है कि भोजन को हमेशा चबा के खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए? चबा के। इट मीन्स कि बड़े बड़े चावल के दाने या रोटी के टुकड़े को छोटा करना चाहिए, बहुत टिनी पीसेज में। टिनी पीसेज मतलब बहुत महीन कर देना चाहिए, चबा चबा के, चबा चबा के। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा, एक बाइट लेफ्ट में, एक बाइट राइट में घुमाई, उसके बाद सीधे पेट के अंदर। ऐसा लगता है कि उनके मुंह से कोई छीन लेता है, जो कि खाने का गलत प्रक्रिया है। तो आपको क्या करना है कि मुख में जब रखते हैं, तो लार जो होती है वो पाचन कार्यों में शुरू हो जाती है शामिल होना। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना। ऐसा क्यों करता है और कैसे पता चलता है? जैसे आप कभी भोजन कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो कभी कभी ऐसा अक्सर हो जाता है कि आपके मुंह से जो है कि कभी खाते समय कोई रोटी का टुकड़ा बाहर गिर गया, या कोई चावल का दाना गिर गया, या कोई भी चीज जो आपने 2-3 बार चबा ली हो, ठीक है, तो आप जब उसे उठाकर बाहर फेंकते हो, डस्टबिन में फेंकते हो, तो आप देखोगे वो हल्का सा गोल हो चुका होता है और चिपचिपा हो जाता है, यानी उस पर सलाइवा हो जाता है, लार आ जाता है, जो चिकना करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए आसानी होती है, क्योंकि जब आप गले के अंदर भोजन को घोंटते हैं, नीचे निगलते हैं, तो वो चिकना होने की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में रुकता नहीं है और सीधे पेट की नली में चला जाता है। कुछ भोजन ऐसा होता है जो चिकना तो होता है, लेकिन फिर भी गले में जाके फंस जाता है किसी वजह से, क्योंकि वो चबाया नहीं गया होता, बड़ा रह जाता है टुकड़ा, बड़े बड़े पीसेज होते हैं। तो जिसकी वजह से हमें छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है, हमें धसका लग जाता है, हम पानी पीते तुरंत कि पानी की सहायता से वो चीज नीचे चली जाए। ऐसा सभी की लाइफ में हुआ होगा, कई बार नहीं तो एक बार तो जरूर हुआ होगा। हर स्टूडेंट की लाइफ में हुआ होगा, हर व्यक्ति की लाइफ में होता है। तो वहां पर आप देखोगे कि भोजन को क्या किया जाता है, लार के माध्यम से गीला किया जाता है और लुगदी बनाई जाती है। और लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ये प्रश्न बनते हैं। एक तो होता है अमाइलेज एंजाइम दोस्तों, जो स्टार्च को, यानी जो आपने रोटी का टुकड़ा रखा, चावल का, दाल का, पीनट बटर का, किसी का भी, जो आपका स्टार्च होता है भोजन, उसको वो ग्लूकोज में तोड़ता है। इट मीन्स कि शर्करा में तोड़ता है, चाहे ग्लूकोज में तोड़े, फ्रक्टोज में तोड़े, माल्टोज में तोड़े, किसी में भी तोड़े, लेकिन असल में है तो ये सब ग्लूकोज, तो शर्करा में तोड़ता है। जबकि एक और एंजाइम उपस्थित होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। ये क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। अब ये कहोगे सर आप कि हमारे मुंह में जीवाणु कहाँ से होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो कवक होते हैं, वो इतने सूक्ष्म होते हैं दोस्तों कि जिसे हम नग्न आंखों से, अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हम उसके लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं, दूरबीन का प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से हम देख पाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप खाना खा रहे होते हो, तो जब आप मुंह खोलते हो, तो आपके भोजन के टुकड़े के साथ साथ बहुत सारे जीवाणु हमारे मुंह में चले जाते हैं।
चले जाते हैं ना। और इसीलिए आप जैन धर्म के लोगों को देखोगे जो बहुत ही कट्टर होते हैं जैन धर्म में, वो अपने मुंह पे क्या रखते हैं, कपड़ा बांध के रखते हैं, क्योंकि वो अहिंसा को सर्वोच्च मानते हैं। वो ये मानते हैं कि हमारे मुख में भी कोई जीवाणु नहीं जाना चाहिए जिससे हम किसी की मृत्यु के भागीदार ना बने। जैन धर्म इसीलिए बहुत जो है कि कट्टर माना जाता है, और शायद इसीलिए गृहस्थ जीवन के लोग जैन धर्म का पालन नहीं कर पाते। और दूसरी बात, जो आपकी थाली में रोटी रखी गई है, चावल रखे गए हैं, या कोई भी और डिशेज या कोई भी और भोजन रखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी थाली के सराउंडिंग या थाली के आसपास के क्षेत्र में कोई जीवाणु या वायरस नहीं घूम रहा है। भाई सब घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। अगर गौर से देखोगे कभी धूप की किरणों में, तो आपको धूल डस्ट उड़ती हुई दिख जाएगी बहुत सारी। ऐसा भी होता होगा, आपने देखा होगा मिरर टाइप का। तो ये सब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है, जीवाणु जाते हैं, और इन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। कौन, लाइसोजाइम करता है। और इसके बाद ये जो भोजन होता है, ये चिकना होके हमारी गर्दन के नीचे से जो एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो एक विंड पाइप होती है, जिसको हम लोग हवा की पाइप कहते हैं, उसी से हम श्वसन क्रिया भी करते हैं और उसी से हम भोजन भी चबाते हैं। और जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक विंड पाइप बना के दिखा देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे ये अमाशय में चला जाता है, और ये आपकी नासा छिद्र होती है इस तरीके से। तो जब हम यहाँ गले के नीचे भोजन को डालते हैं तो यहाँ पे ये होके आता है, कहाँ से, रेड कलर का मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से होके आता है अंदर भोजन की ओर। और यही आपकी ऑक्सीजन या CO2 के परिवहन मार्ग भी होते हैं, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण भी करोगे या CO2 को छोड़ोगे भी। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय आपको बोलना नहीं चाहिए। जब भी आप बोल के खाना खाते हो, कि किसी से बात कर रहे होते हो, कोई डिस्कशन कर रहे होते हो, कोई बोल रहे होते हो कोई टॉपिक, और खाना खा रहे हो, तो एक ही विंड पाइप होती है, उसी से आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करना है, और उसी से आपको भोजन भी पेट के अंदर पहुंचाना है। तो अक्सर होता है कि हवा और भोजन ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। पता चला कि नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, ऊपर से आपने भोजन डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे एयर वैक्यूम बन जाता है, और आपके गले में जो है कि फंस जाता है खाना, और अचानक से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर भी कहता है कि खाना खाते समय आपको पूरा फोकस करना चाहिए अपने खाने पर, बात करने पर नहीं, क्योंकि बात करने पे हमारी एनर्जी ज्यादा लगती है, तो हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा पड़ती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से छोड़ेंगे, ऑक्सीजन तेजी से ग्रहण करेंगे, और ऐसे में आप खाना भी खा रहे हो, तो ये सब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए जब भोजन करते हो, तो जब विंड पाइप से, यानी कि फूड पाइप भी हम उसे कहते हैं, तो ये पेट में जाता है अमाशय में, और वहां पे एक जठर रस नाम का एक लिक्विड निकलता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। इसका स्रावण होता है, जिसमें HCl उपस्थित होता है। क्या होता है, HCl उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अगर आप देखोगे तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ हुआ होगा, कि जब आप चावल खा रहे होते हैं तो चावल के साथ कुछ धान चले जाते हैं पेट में, या कुछ पत्थर या कंकड़ जो है कि हमारे मुंह में चले जाते हैं खाना खाते समय, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम दाल खा रहे होते हैं, कोई सी मसूर की या उड़द की या अरहर की, तो उसके साथ भी छोटे छोटे पत्थर हमारे मुंह में चले जाते हैं, क्योंकि जो दुकानदार होता है वो दाल को वजन बढ़ाने के लिए 1 किलो दाल में 100 ग्राम, 50 ग्राम या 10 ग्राम भी पत्थर के टुकड़े डाल देता है, या चावल में भी डाल देता है कंकड़, जिससे उसका वजन बढ़ जाए तो उसको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर पे साफ करते हैं, उसको बीनते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं, उसके बावजूद भी कुछ दाने रह जाते हैं जो हमारे पेट में चले जाते हैं। तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जठर रस में, गैस्ट्रिक एसिड में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका मुख्य कार्य यही होता है कि कुछ भी चीज होगी उसको गला दिया जाएगा, चाहे वो पत्थर हो, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे कंकड़ हो, कुछ भी होगा उसे गला देगा। इसलिए जब आप कभी भी पेट में खाना खाते समय कोई कंकड़ या पत्थर चला जाता है दांत से टकरा के, तो हमारे पेट में कभी दर्द नहीं होता। और आपने इस समय, अगर आप 20-25 साल के हो गए, 22 साल, 23 साल, 30 साल के, तो न जाने हजारों पत्थर खा लिए होंगे अब तक, और वो पत्थर हमें पेट में कभी दर्द क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उस पत्थर को हाइड्रोक्लोरिक के द्वारा गला दिया जाता है। यानी इतना ताकतवर ये जो है कि एंजाइम होता है जो गला देता है। अब इसी के बाद हम एंजाइम की बात करें। अभी हमने एंजाइम वर्ड यूज सुना, तो एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों, जिसको आप देखेंगे तो ये मूलतः प्रोटीन ही होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं दोस्तों, तो हम इसे कहेंगे ये एंजाइम होते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। किसी भी वर्ड के पीछे अगर एज लग जाता है, जैसे कि लाइपेज हो गया, अगर मैंने कहा लाइपेज हो गया, या एमाइलेज हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एंजाइम ही होते हैं। अब जैसे आगे देखें
तो एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, और ये बायो उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक। यानी ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो होती है, यानी पाचन क्रिया जो होती है, उसको प्रेरित करते हैं कि ताकि ये भोजन को पचा सके, प्रोटीन को पचा सके, विटामिन को पचा सके, मिनरल्स को पचा सके। तो ये जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और शरीर में ये जहां पर उत्पादित होते हैं वहीं अपना कार्य करते हैं। जबकि हार्मोन की बात करें तो ये जहां पर उत्पादित होते हैं उससे अलग स्थान पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य संपन्न लिखा हुआ ये, अगर जिन लोगों ने पीडीएफ ली होगी तो उसे जो है कि सही कर लीजिएगा। यहाँ पे कार्य संपादन लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है यहाँ पे क्लियर हुआ आपको, कि जो प्रोटीन है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोटीन है जो आपके पेट के पास यानी कि जठर रस में पैदा हुआ है, तो जो पेट के पास यानी कि जठर रस में पैदा हुआ है वो HCl वहीं काम करेगा। आपके लार में पैदा होने वाला जो लाइपेज था, या जो अभी हम लोगों ने लाइसोजाइम पढ़ा, ये जो अमाइलेज लाइसोजाइम थे, ये आपके लार में ही काम करेंगे, मुंह में ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपके पेट में या हृदय में जाके काम करे। लेकिन हार्मोन में क्या होता है कि वो बॉडी के किसी भी जगह अगर वो उत्पादित हो रहा है तो दूसरी जगह जाके काम करता है, यानी अपने बॉडी पे असर वो दूसरी जगह दिखाता है। ये हार्मोन और प्रोटीन में एक बेसिक अंतर होता है। क्लियर है इतनी बात? और यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। इसी तरीके से बहुत ही आराम से और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग अपने इस डिस्कशन चैनल को लेकर चलेंगे, डिस्कशन क्लासेस को, और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। बिल्कुल ही इसको आप मिस मत करना। अब यहां पर हम देख लेते हैं अगला, एक जाइमेज नामक एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को क्या करता है, इथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ये जो जाइमेज नामक एंजाइम है ये बॉडी में कहाँ मिलेगा भाई, या ये ग्लूकोज को कैसे इथेनॉल में परिवर्तित कर रहा है? तो जैसे ग्लूकोज क्या होता है, असल में वो स्टार्च का ही तो एक रूप होता है, C2H12O6, और यहाँ पे जाइमेज नाम का जो एंजाइम है जो किस रूप में काम कर रहा है, जैव उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, एक प्रक्रिया को जो है कि उद्दीपित कर रहा है कि कैसे भी यहाँ से कुछ तत्व टूट के अलग हो। तो C2H5OH मिलेगा इथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो ये इथेनॉल में टूटता है। तो जाइमेज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब वहीं पे हम यकृत की बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी बॉडी का एक सबसे बड़ा और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कि हम कह सकते हैं जो आंतरिक ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, लीवर। तो जरा लीवर के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपसे बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक ही जगह पे कवर कर दिया है। तो जरा लीवर के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि मानव शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो क्वेश्चन मार्क के रूप में मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हालांकि अभी ये आज ही की क्लास में, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, लेकिन जब तक आप यहाँ पे रुके हुए तब तक आप बताइए कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ये तो हो गई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर मैं यहाँ पे लीवर का कुछ डिजाइन बनाऊं तो कुछ इस तरीके का जो है कि लीवर का डिजाइन, सॉरी मेरा लीवर का डिजाइन दोस्तों कुछ इस तरीके से हो गया, बन नहीं रहा है, देखो यार, देखिए कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों लीवर। हालांकि मैं ये भी पूरी तरीके से नहीं कहूंगा कि सही बना है, लेकिन इस तरीके का ये लीवर होता है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी ग्रंथि जो सबसे बड़ी होती है, और ये अनेक कार्यों को संपादित करती है, और यही कार्य आपसे पूछे जाते हैं, इससे कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा। तो पहली चीज, पित्त का उत्पादन करती है, यानी कि अगर हम कहें बाइल जूस का, किसका उत्पादन करती है, बाइल जूस का, पित्त का उत्पादन करती है, और ये पित्ताशय में जाके स्टोर होता है। ठीक है, फिर अमोनिया को यूरिया में चेंज करती है। ध्यान देना, अमोनिया को यूरिया में। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि अमोनिया को यूरिया में क्यों चेंज कर रही है, बस इतना जान लीजिए कि हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी पानी पीते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है कि अमोनिया नाम का घटक बहुत तेजी से बन रहा होता है। लेकिन हमारे शरीर में अमोनिया क्या होता है, जहरीला पदार्थ होता है, इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, फिर यूरिया के माध्यम से ये यूरिक एसिड और भी चीजों में बदलता जाता है, फिर धीरे धीरे हम इसे पेशाब के बहाने बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे शरीर से अमोनिया कैसे निकलता है बाहर, पेशाब के जरिए निकलता है, और ये आपके मत्स्य प्राणियों में भी निकलता है, जिसमें अमोनिया ज्यादा मात्रा में बनता है, उसको निकालने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, और मानव में जो है कि अमोनिया कम बनता है, तो हम कम पानी में ही हमारा काम चल जाता है, इसलिए हम स्थल खंड पे हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है। अभी जब ये आगे टॉपिक आएगा तो मैं कनेक्ट कर दूंगा। रक्त में अमीनो अम्ल का भी नियमन करता है, जो हमारे ब्लड में जो अमाइनो एसिड होते हैं उनको भी रेगुलेट करता है, और ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है। जो हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज होता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस नाम की क्रिया इसी के द्वारा संपन्न की जाती है, और ये ग्लाइकोजन में उसे परिवर्तित कर देता है, जो आपके लिए बेनिफिट होता है। दूसरा, आपसे यह भी पूछा जाता है कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है या कौन सी ग्रंथि है जो अगर अपने 100% का अगर केवल 25% भी बची है डैमेज होके, तो भी वो पूरी तरीके से रिकवरी कर सकती है, बहुत तेजी से रिकवरी करती है दोस्तों। अगर ये 25 या 20% भी बच जाता है ना, किडनी मतलब लीवर किसी वजह से, तो भी ये बहुत तेजी से रिकवरी कर लेती है।
इतनी बात क्लियर। हालांकि और भी आगे चीजें पता चलेंगी अभी आपको यकृत के बारे में। अब यहां पर हम समझते हैं कि भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं और लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नाम के एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जो भी भोजन करते हैं तो हम कहते हैं ना कि उसमें क्या मिलता है, हमें फैट मिलता है। फैट का मतलब होता है वसा। वसा भी आप कह सकते हो या इसे आप लिपिड भी कह सकते हो। ठीक है, लिपिड भी कह सकते हो। ठीक, फैट को भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फैट या फिर वसा हम कह सकते हैं, और या इसे हम लिपिड भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होती है। जो हम भोजन कर रहे होते हैं वो सरल वसा के रूप में होती है। और लिपिड का जो पाचन होता है, इट मीन्स कि मैं इसे कह सकता हूँ वसा। तो वसा का पाचन करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका अपनाता है, लाइपेज। ये अग्नाशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। अब जैसे अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, हालांकि निकलता तो इससे क्या कहते हैं, लीवर से, लेकिन ये जाके अग्नाशय में तो इकट्ठा होता है पैंक्रियाज में, तो ये बाइल जूस होता है। तो बाइल जूस में भी आपको लाइपेज एंजाइम मिलेगा। और अमाशय से जो निकलता है जठर रस, जिसमें HCl भी पाया जाता है, और उसमें भी लाइपेज एंजाइम मिलता है। और लाइपेज एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों, तो ये मुख्य रूप से हमारे भोजन की जो वसा होती है उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में कर देती है। फिर यहाँ पे कुछ पूछा जाता है, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, टाइलिन एंजाइम हो गया, पेप्सिन नामक पाचक हो गए। तो ये होते तो असल में पाचक एंजाइम होते, लेकिन ट्रिप्सिन रिलीज होता है अग्नाशय से, टाइलिन रिलीज होता है आपका लार ग्रंथि से, और पेप्सिन आपका जो है कि अमाशय से रिलीज होता है। तो ध्यान देना, अमाशय हो गया पेट, मतलब पेट होता है वही अमाशय कहते हैं स्टमक, और टाइलिन जो है कि लार ग्रंथि में, और ट्रिप्सिन जो है कि अग्नाशय में होता है। फिर आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। और ध्यान देना इस प्रश्न को, ये इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे बता रहा हूँ, पेप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीनों को अमीनो एसिड में विघटित किया जाता है। तो अभी तो मैंने बताया कि पेप्सिन कहाँ मिलता है, अमाशय में मिलता है। अब आपसे दो प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन का पाचन, वर्ड पे फोकस करना मेरे दोस्तों, यही प्रश्न आपसे पूछेगा इस बार आरओ में, कि भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ होता है, तो हम कहते हैं मुख में होता है। किसके माध्यम से, लार के माध्यम से होता है। लार में क्या मिलता है, लाइपेज मिलता है, लाइसोजाइम मिलता है, लेकिन लाइपेज नहीं मिलता है, एमाइलेज मिलता है। ठीक है, और लाइसोजाइम मिलता है। दूसरा प्रश्न आपसे बनता है कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि प्रोटीन का पाचन आपके अमाशय में शुरू होता है। तीसरा प्रश्न बनता है कि स्टार्च की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसका पाचन कहाँ शुरू होता है। तो भाई स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ही तो ग्लूकोज में विघटित किया जाता है, तो ये मुंह हो जाएगा, मुख हो जाएगा, या लार हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आए हुए हैं PYQ में, आप देख सकते हो। तो ऐसे ये प्रश्न बनते हैं, और इस प्रोटीनों को क्या कहता है, तोड़ के अमीनो अम्ल में विघटित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ग्रंथि या तो जो है कि आपकी हार्मोन रिलीज करेगी या फिर आपकी एंजाइम रिलीज करती है। लेकिन हमारी जो अग्नाशय होती है, जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं, ये दोनों चीजों को रिलीज करती है। ये हार्मोन को भी रिलीज करेगी और पाचक रस को भी रिलीज करेगी, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, अल्कलाइन प्रकृति का होता है। पाचक रस कुछ और नहीं है इसका, वही जो अभी आपने पढ़ा, जिसे हम पित्त रस भी कह देते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अधिकांश भोजन का पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। मतलब भोजन में भी तो कई वैरायटी है, आज तो लाखों वैरायटी है। कोई इटालियन खा रहा है, कोई रशियन खा रहा है, कोई चाइनीज खा रहा है, कोई इंडियन खा रहा है, कोई साउथ इंडियन खा रहा है, कोई नॉर्थ इंडियन खा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट इंडियन खा रहा है। अलग अलग प्रकार की जो भोजन की रेसिपी होती है, तो इनमें कुछ का पाचन तो मैक्सिमम जो है कि कहाँ होता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत का भी जो क्रम होता है ना, जैसे यहाँ पे अगर आपका स्टमक है, पेट है, तो स्टमक के नीचे आप देखोगे पहले मिलेगी आपको डेडुनम मिलेगा, फिर जेजुनम मिलेगा, फिर इलियम मिलेगा। ये भी पार्ट क्रम वाइज पूछा जाता है कि छोटी आंत शुरू कैसे होती है। तो शुरू होती है डेडुनम से, जेजुनम से, फिर इलियम, मतलब डेडुनम, जेजुनम, फिर इलियम, और इलियम के बाद ही आपकी बड़ी आंत शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, बड़ी आंत शुरू होती है। अब यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं कुछ चीजों को। जैसे टाइलिन की बात करें तो टाइलिन अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ मिलेगा। तो टाइलिन दोस्तों आपको मिलता है लार ग्रंथि में, और लार ग्रंथि के द्वारा स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाया जाता है, ग्लूकोज के रूप में तोड़ा जाता है। पेप्सिन की बात करेंगे तो पेप्सिन दोस्तों मिलता है आपको पेट में या स्टमक में मिलता है, यानी अमाशय में। और अमाशय में सबसे पहले पाचन शुरू होता है प्रोटीन का। और रेनिन की बात करें तो ये छोटे बच्चों में मिलता है, एक तरीके का एंजाइम है जो दूध को पचाता है। ध्यान देना कि रेनिन केवल और केवल बच्चों में मिलता है। अब आप कहोगे सर वयस्कों में नहीं मिलता, तो मैं कहूँगा कि नहीं, वयस्कों में ये नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो बॉडी के इंटरनल पार्ट होते हैं वो इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि हम दूध को आसानी से पचा लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चे आप देखोगे अक्सर जिन बच्चों में रेनिन
एंजाइम की कम मतलब मात्रा होती है, कमी होती है, तो दूध को पी तो लेते हैं लेकिन आधे एक घंटे बाद वो उल्टी कर देते हैं। या बहुत सारे बच्चे होते हैं दूध पीते जाते हैं दूसरी तरफ उल्टी कर देते हैं 5 मिनट के अंदर ही। तो उनकी माताएं कहती हैं कि मेरा बच्चा दूध ही नहीं पीता है। असल में उसको दूध तो पिया जाता है लेकिन वो पचा नहीं पाता रेनिन की कमी से। लेकिन जिस बच्चे में रेनिन की मात्रा पर्याप्त होती है वो दूध भी पचा लेता है, दूध को पी लेता है, उसके सारे प्रोटीन, मिनरल, कैल्शियम प्राप्त कर लेता है और मजबूत हो जाता है। तो 99% जो है कि बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें रेनिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें रेनिन नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें कि ऑक्सीटोसिन, ये एक स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो ये भी एक तरीके का हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये स्मूथ जो मसल होती है उसमें सिकुड़न यानी कि उत्तेजक स्थिति लाता है। फिर हम बात करें, सुमेलित करते हैं। अगर विटामिन की बात करें तो कैरोटीन क्या है, एक तरीके से विटामिन हो गई। कैरेटीन नहीं बात कर रहा हूँ, कैरोटीन। एंजाइम की बात करें तो ये पेप्सिन हो गया। और ये कहाँ मिलेगा आपको, देखिए बार बार मैं रिपीट करा रहा हूँ, इससे आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहीं आप इन्हें याद नहीं किया तो फिर लेक्चर सुनने का कोई फायदा नहीं निकलेगा, या फिर मेरे समझाने का या मेरे इंटरकनेक्टेड जो आपस में इंटरलिंकिंग करने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। हार्मोन की बात करेंगे तो ये टेस्टोस्टेरोन के नाम से है, हालांकि बहुत सारे हार्मोन है लेकिन मैं इसको बता दूं आपको कि ये मेल का हार्मोन होता है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मुझे प्रोजेस्टेरोन याद नहीं हो रहा, मुझे जो है कि टेस्टोस्टेरोन याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वृषण किस में पाए जाते हैं, जो आपके लिंग के पास होते हैं, वृषण जो 2 पीस में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये मेल के लक्षण होते हैं और साथ ही साथ इनको इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टेस, और टेस्टेस से ही वर्ड निकाल दिया गया टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरीके से आप याद कर लो। प्रोटीन की बात करेंगे तो कैरेटीन होती है, क्योंकि जो हमारे नाखून में, बालों में पाई जाती है, गाय भैंस के खुर में पाई जाती है, इसीलिए जब हम अपने नाखून काटते हैं या बाल कटवाते हैं तो ब्लड नहीं निकलता और ना ही हमें किसी प्रकार का पेन भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये डेड सेल होती है। कैसी होती है, ये डेड सेल में पाई जाती है, मृत कोशिकाओं में पाई जाती है। और हम आगे देखें कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में, और ये ग्लाइकोजन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा। और ये किसके द्वारा प्रक्रिया संपन्न की जाती है, लीवर के द्वारा, इट मीन्स की यकृत के द्वारा। तो ध्यान देना, यकृत में भी और मांसपेशियों में भी ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये यूं कहें कि स्टोर होती है। फिर 10 दिनों से अधिक उपवास करने पर लीवर पे क्या असर पड़ेगा, भाई लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर जरा देख लेते हैं कि पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होता है, और पित्ताशय को दोस्तों क्या कहते हैं, एक तरीके से गाल ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो पत्थर या पथरी कहते हैं, ये वसा के पाचन को प्रभावित करती है। अगर आपकी बॉडी में स्पेशली गाल ब्लैडर में जो है कि अगर अधिक मात्रा में आपके स्टोन है, पत्थर है या पथरी है, तो ये वसा के पाचन को प्रभावित करेगा। अर्थात कि आपको फैट की जो है कि सही मात्रा नहीं मिल पाएगी और आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा कि फैट जो होता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं, आपको दोनों ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन कभी भी ऊर्जा नहीं देता। प्रोटीन आपकी बॉडी में नए नए मसल्स का निर्माण करता है। इसीलिए जब आप जिम करने जाते हैं तो जिम में क्या करते हैं लोग, जो ट्रेनर होते हैं वो कहते हैं आपको वे प्रोटीन खाना चाहिए, ये प्रोटीन खाइए, पीनट बटर खाइए जिसमें प्रोटीन मिलेगा, ये अंडा खाओ, तमाम चीजें प्रोटीन के स्रोत बताए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप जिम कर रहे हैं तो आपके बॉडी में जो नए टिश्यू या जो नए मसल्स बनने हैं, मांस, वो प्रोटीन से ही बनेगा ना। लेकिन आपको एनर्जी के लिए फैट या कार्बोहाइड्रेट प्रेफर किया जाता है। क्लियर। अब हम पित्ताशय का जो श्रावण है वो यकृत द्वारा होता है, यानी कि जो पित्त रस जिसे हम बाइल जूस भी कहते हैं, लेकिन इसका जो संचय होता है ना, स्टोरेज, ये पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर के द्वारा किया जाता है। और ये चीज मैंने ऊपर ही आपको पढ़ा दी थी। अब हम बात करेंगे पैंक्रियाज की, अग्नाशय की जरा हम बात कर लेते हैं, फिर इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। क्योंकि पूरी घटना चक्र में आप उठा के चैप्टर नंबर 8 देखेंगे बायोलॉजी में, तो यही सारे प्रश्न आपके पीवाईक्यू में घूमते फिरते आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है दोस्तों कि आरओ के जो पीवाईक्यू नोट्स हैं आपके, स्पेशली 2021 से लेकर 2010 तक के बीच में जितने भी प्रीलिम्स और मेंस के पेपर हुए हैं, उसको पूरी बुक नहीं पढ़ाई जाएगी। इस बार हम लोग हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, जिसको निशु मैम के द्वारा बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ तैयार किया जा रहा है। उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, और उसकी क्लासेस भी रेगुलर हम और निशु मैम दोनों लोग जल्दी ही लेकर शुरू करेंगे। हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको
पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी इतनी मोटी, मुश्किल से कुछ कम पेजों में ही, मतलब 20 से 25 पेजों में आपकी पूरे पूरे 10 साल के पीवाईक्यू तैयार हो जाएंगे। और उसमें एक्सप्लेनेशन और सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया, हर एक क्वेश्चन को हमने सेगमेंट वाइज बांट दिया है। तो उस सीरीज को भी आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी, क्योंकि जितना आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ भी आप लेना चाहते हो, तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूरी जानकारी आप ले सकते हो। वहां से पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को परचेस भी कर सकते हो। बर्गर के प्राइस से भी कम प्राइस रखा गया है दोस्तों, मान के चलिए कि बहुत ही कॉस्टली नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है ये। चलिए आप शुरू करते हैं हम आगे टॉपिक को। अग्नाशय के बारे में बात करें तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मैंने आगे ही बताया था आपको कि अग्नाशय के बारे में मैं पूछूंगा, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। पहली कौन सी है? तो पहली हमने पढ़ी थी यकृत। यकृत जो है कि सबसे बड़ी मानव ग्रंथि होती है। फिर दूसरी आपकी अग्नाशय है, और इसके रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पैंक्रियाज के जो रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से भोजन पचाने में उपयोगी होता है। और इसकी रस की जो प्रकृति होती है वो एल्कलाइन होती है, इट मीन्स की क्षारीय होती है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमारे जो पाचन तंत्र थे वो तो हमने बेसिक चीजों को कवर किया, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें और होंगी वो अभी हम आगे ह्यूमन बॉडी पार्ट के अंतर्गत सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। क्योंकि बॉडी का पार्ट हमारा क्या है, 306 हड्डियों के अंतर्गत ही शामिल है, और 639 मसल्स के अंतर्गत शामिल है, हजारों लाखों न्यूरॉन्स में शामिल है। तो इन सभी चीजों को जब हम सेगमेंट वाइज पढ़ेंगे तो शायद चीजें अधूरी हों, लेकिन हर एक चीज को अलग अलग जगह पे अगर हम उसको यूज करते हुए चलेंगे, इंटरकनेक्टेड करते हुए चलेंगे, तब आपकी समझ बेहतर होगी और आप इंटरलिंकिंग के माध्यम से उसे बेहतर समझ पाओगे। अब हम चलते हैं अपने विटामिन और पोषण के चैप्टर पे, तो जरा देख लेते हैं चैप्टर नंबर 9। घटना चक्र का यही चैप्टर नंबर भी होगा, आप देखोगे विटामिन और पोषण। तो सबसे पहले कि प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ के बारे में जरा जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जैसे आप क्या करते हो कि अब जो है कि ट्रेंड चल गया, पहले तो लोग गांव में जाते थे, दुकानों पे जाते थे तो खुला पनीर लेते थे, खुली दही ले लेते थे, खुला हुआ दूध ले लेते थे। लेकिन अब क्या है, डिब्बा बंद भोजन आ रहा है। डिब्बा बंद जो है कि दही आती है, डिब्बा बंद जो है कि आपका जेल वगैरह आते हैं, दूध आता है, आपकी दही आती है, बहुत सारी चीजें अब डिब्बे में पैक्ड होके आ रही है। और उस डिब्बे का ही तो प्राइस होता है अधिक से अधिक। हालांकि दूध आपका 50-60 रुपए लीटर है, लेकिन आप डिब्बे पैक्ड को लोगे तो 80 रुपए जाएगी। उसकी दही आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन उसका एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है? क्योंकि वो प्रोबायोटिक कहलाते हैं। इट मीन्स कि उसमें बायोटिक गुण, जैविक गुण ज्यादा होते हैं, वो उस लेवल पर प्रो होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो है कि मास्टर है, ये मास्टर प्रो है, ये इस गेम का बहुत प्रो प्लेयर है। प्रो का मतलब होता है कि प्रोफेशनल हो जाना, बहुत ही एडवांस लेवल पर आप स्किल्ड हो जाते हैं। तो उसी तरीके से बायोटिक खाद्य पदार्थ होते हैं, वो प्रो लेवल के होते हैं। तो इसमें लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। अब आप कहोगे सर हमारे अंदर ये जीवाणु जाएंगे तो नुकसान नहीं करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे शरीर के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं वो लाभकारी भी होते हैं, और कुछ जीवाणु आपके हानिकारक भी होते हैं। तो जो हमारे शरीर में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, जब हम उन्हें मारने के लिए एंटीबायोटिक दवा खाते हैं। कौन सी दवा खाते हैं दोस्तों? जैसे हमें मान लो जुकाम बुखार कुछ भी हो गया, XYZ, या हम किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो एंटीबायोटिक। और बायोटिक मतलब क्या होता है? जीवाणु होता है, बैक्टीरिया से निकलता है ये शब्द, ठीक है, बैक्टीरिया से। तो जब बायोटिक को मारने के लिए एंटी, इट मीन्स कि जीवाणुओं को मारने के लिए जीवाणु रोधी दवा खाते हैं, तो उससे जो हमारे हानिकारक जो जीवाणु होते हैं वो तो मरते ही मरते हैं, साथ ही साथ जो हमारी बॉडी के लिए लाभकारी जीवाणु होते हैं ये भी मर जाते हैं, और हमारी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। तो ऐसे में हम अपनी बॉडी में कुछ जीवित जीवाणुओं को अपने बॉडी के अंदर डालते हैं। अब वही बात है, अगर आप देखो कि रेव पार्टी बहुत सारी चलती है। आप कहोगे सर सांप के काटने पर व्यक्ति मर जाता है, मरता है कि नहीं मरता है? लेकिन वहीं पे कुछ लोग सांप के जहर को जो है कि दवा के रूप में यूज करते हैं, डायरेक्ट ड्रिंक करते हैं, कि ताकि हमारी बॉडी के अंदर जहर चला जाए, और जब सांप काटे तो उस जहर को काट दे और हम जीवित रहें। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो उसी तरीके से जीवाणु का काम है। हालांकि जीवाणु जो है कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं नकारात्मक रूप में, लेकिन कुछ जीवाणु अच्छे होते हैं। तो इन सबकी प्राप्ति अब प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों में पाई जाती है, इसीलिए लोग डिब्बा बंद दही, जूस, इन सब चीजों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो लाभकारी सजीव जीवाणु होते हैं। जीवाणु और ईस्ट दोनों के ये बने होते हैं प्रोबायोटिक, मतलब ईस्ट मतलब कवक भी होते हैं और जीवाणु भी होते हैं। दुग्ध शर्कराओं के पाचन में ये स्पेशली सहायक होते हैं। जो लैक्टोज होती है ना, दूध की शर्करा, जिसे हम दूध की मिठास किससे होती है? लैक्टोज को। तो इसके पाचन में भी सहायक होती है। या यूं कहें कि दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, घी हो गया, इन सभी चीजों के पाचन में सहायक होते हैं। क्लियर हो गया प्रोबायोटिक के मतलब?
अब यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं जिसमें पोषक और औषधि प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब होता है, फार्मास्यूटिकल वर्ड से ले लिया, फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है, दवाइयां, और न्यूट्रा का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। तो ये दो अलग अलग शब्दों से तैयार किया गया, ये शब्द पूछा जाता है। तो न्यूट्रा का मतलब न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल से स्यूटिकल वर्ड ले लिया जो कि औषधि, तो पोषक और औषधि के प्रभाव से युक्त होती है ये। फिर आगे हम देखते हैं, फंक महोदय ने विटामिन की अवधारणा का विकास किया और विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन समूह को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन जो है कि मुख्य भोजन के रूप में नहीं आते। मुख्य भोजन के रूप में तीन चीजें आती हैं, एक तो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है आपका वसा, तीसरा होता है आपका प्रोटीन। ये तीन चीजें हमारी मुख्य पोषक तत्व में होती है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन इनके साथ साथ हमें सहायक आहार के रूप में विटामिन लेनी होती है, तो विटामिन को हम सहायक आहार भी कहते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं करते, जबकि विटामिन डी, के और बी12 का मानव शरीर में संश्लेषण करता है। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी प्रकार को, चाहे वो विटामिन ए, बी, सी या कोई भी अलग अलग विटामिन होती है जिसको हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, हमारा शरीर जो है कि कुछ विटामिनों को तैयार नहीं कर पाता है। लेकिन तीन ऐसी विटामिन हैं जो हमारे बॉडी के अंदर खाना खाने से तैयार होती हैं, जैसे विटामिन डी। अब अगर हम बात करें, सूर्य की रोशनी में खड़े हो जाएं तो हमारी बॉडी के अंदर सूर्य की रोशनी प्रवेश करेगी और बॉडी उससे विटामिन डी तैयार करेगी। विटामिन के हो गया जिसको हम लोग नेफ्थाक्विनोन कहते हैं, और विटामिन बी12 हो गया। तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट विटामिन होती है साइनोकोबैलामिन। और इसी तरीके से आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन जो है कि जल में घुलनशील होती है और कौन सी वसा में। तो देखिए, जल में घुलनशील जो विटामिन होती है वो ओनली विटामिन बी और विटामिन सी होती है, जबकि वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है उसका नाम होता है एडेक या ए, डी, ई, के। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील रहती है, जबकि जल में विटामिन बी और सी घुलनशील होती है। अब इसका सीधा एग्जाम्पल बता दूं कि आप जो है कि जल में, इट मीन्स कि पानी में किसे घोल सकते हो। अगर आप नींबू को घोल देंगे तो क्या नींबू का जूस जल में अलग अलग दिखेगा? आप कहोगे नहीं सर, वो तो जल में ही विलीन हो जाएगा, बस जल का थोड़ा सा कलर जो है कि थिकनेस में हो जाएगा, उसका स्वाद लेकिन हमें खट्टा लगेगा। और नींबू में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी होती है। आप संतरे को घोल दीजिए, संतरे के जूस को पानी में मिला दीजिए, अपनी मिक्सी में जूस निकालिए और उसमें पानी डाल दीजिए, तो क्या आप पानी और संतरे के जूस को अलग अलग देख पाओगे? हालांकि गर्म करने पे अलग अलग कर लोगे, क्योंकि पानी उड़ के भाप बन जाएगा और संतरे का जूस धीरे धीरे उड़ेगा, तो जो बचा हुआ पदार्थ होगा वो संतरे का जूस होगा। लेकिन क्या अपनी आंखों से आप उसे स्पेशली देख पाओगे कि अलग अलग तौर पे? तो आप कहोगे नहीं सर। तो इट मीन्स क्या हो गया, विटामिन सी जो है कि और विटामिन बी दोनों ही जल में घुलनशील है। अब देखते हैं कि जीवधारियों में पोटेशियम यानी कि के, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और इन्हें दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं। यानी हमारी बॉडी को अच्छे से तैयार करने में, या यूं कहें कि हमारी बॉडी को संचालित करने में हमें कुछ महत्वपूर्ण जो है कि दीर्घ मात्रा पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी माइक्रो होती है, यानी जिसकी अगर थोड़ी बहुत मात्रा हमारे बॉडी को मिल जाए तो प्लस पॉइंट होती है, लेकिन उसकी कमी से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ये पोषक तत्व आपके बॉडी में नहीं मिले ना, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे पोटेशियम अगर नहीं होगा आपकी बॉडी में तो आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा। और इसकी पूर्ति के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा पदार्थ होता है खाने के लिए सेब। अगर आप सेब खाओगे तो आपको भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलेगी, इसलिए हार्ट के पेशेंट को हमेशा सेब खाने को कहा जाता है। अब अगर आपके बॉडी में अगर सोडियम नहीं होगा तो आपके दांत कमजोर होंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड और सोडियम दोनों मिलकर तो आपके दांतों का इनेमल अच्छा रखते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम अगर ये आपके बॉडी में नहीं हुआ तो आपकी हड्डी कमजोर होगी। सल्फर नहीं हुआ तो आपके दांत कमजोर, क्लोरीन नहीं हुआ तो आपका पाचन तंत्र कमजोर होगा। तो ये सभी चीजें होनी बहुत जरूरी है, इसलिए इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। और मैंने देखिए यहाँ पे जो चीज आपको बताई थी यहाँ पे कि सेब पोटेशियम के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है और हृदय रोगियों के लिए ये लाभदायक होता है। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारक, जिसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, तो इसके रूप में कार्य करता है। क्या करता है ये एंटीऑक्सीडेंट? जो चयापचय यानी कि जो मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट होते हैं ना, इसके रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करके कोशिकाओं को बचाते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो हम बहुत सारे भोजन खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जहर भी निकलता है हमारी बॉडी के अंदर, और वो जो जहर होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में पैदा हो रहा है। हालांकि उसने मिनरल्स दिए, प्रोटीन दिया, विटामिन दिया, कैल्शियम दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी कारक निकलते हैं उससे हमारी बॉडी में जो बाई प्रोडक्ट के रूप में होते हैं और जो हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमारी सेल
सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनको एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा मार दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे हमारी सेल या कोशिकाएं बच जाती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ विटामिन के नाम पढ़ेंगे और उसका रासायनिक नाम भी पढ़ेंगे, जो प्रश्न मिलान करने के लिए आता है। जैसे विटामिन ए, अच्छा इनसे होने वाले जो रोग होते हैं, इनकी कमी से जो भी रोग होते हैं, वो मैं यहाँ पर कुछ तो बता दूंगा आपको, कुछ और फिर आगे अभी हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी इन चीजों को कवर करेंगे। तो जैसे विटामिन ए की बात करें तो यहाँ पे रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, और विटामिन बी1 की बात करेंगे तो थायमिन हो गया इसका रासायनिक नाम। हालांकि थायमिन या विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, जिसको देखने में दिक्कत होती है। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, B3 का नाम होता है नियासिन, इससे पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है। विटामिन B5 से पेंटोथिनिक अम्ल, अच्छा ध्यान देना कि B4 नाम की कोई विटामिन अभी तक नहीं नॉमिनेट की गई है। B6 से पायरिडॉक्सिन होता है, B7 से बायोटिन होता है, B9 से फॉलिक एसिड, और B12 का साइनोकोबालामीन। और ये जो एक ऐसी विटामिन है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है? संश्लेषित होती है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर निर्मित होती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ा है B12। फिर विटामिन सी, ये एस्कार्बिक अम्ल होती है जो खट्टे फलों में मुख्यतः मिलती है, जैसे नींबू, कीनू, संतरा, अनानास, आंवला, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, ये बढ़ाती है, कि रोगों से लड़ने की जो हमारी प्रतिरोधी क्षमता होती है उसमें ये वृद्धि करती है, और इसकी वजह से हमारे मसूड़ों में जो स्कर्वी रोग हो रहा होता है, पायरिया लगता है, खून आता है, ये भी बीमारी दूर रहती है। इसलिए विटामिन सी आपको खाते रहनी चाहिए, मौसमी फल में ज्यादातर मिलती है। और विटामिन डी की बात करें, जो हमारे सूखा रोग होने की बीमारी को कम करती है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और यह भी विटामिन हमारे बॉडी के अंदर निर्मित हो जाती है, संश्लेषित होती है। फिर वहीं विटामिन ई की बात करें, अगर आपको अपने बालों को सुरक्षित रखना है तो विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल, इसका जो है कि अधिक से अधिक सेवन किया जाता है। हालांकि बहुत सारी लड़कियां या लड़के अब तो इॉन्स नाम की एक टैबलेट आती है जो विटामिन ई से भरपूर होती है, और उसका प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं अपने बालों में या खाने में, ताकि आपके बॉडी के जो हेयर हैं, स्पेशली सर के, वो बचे रहते हैं। और विटामिन के, जिसको हम लोग नेफ्थोक्विनोन कहते हैं, ये भी हमारी बॉडी में संश्लेषित होती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम उनके कारकों के बारे में बात करेंगे कि विटामिन सी घाव भरने में और लौह के अवशोषण में सहायक होती है। यानी जो भी हम लोहे की चीज खाते हैं, फॉर एग्जांपल पालक में हमें क्या मिलता है? आयरन। लेकिन इस पालक से आयरन को निकालेगा कौन? वो विटामिन सी निकालेगी, कि ताकि आयरन आपकी बॉडी में अधिक मात्रा में पहुंचता रहे। और मनुष्य की आंत के जीवाणु द्वारा विटामिन B12 और विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। और मैंने अभी बताया कि विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12, इन तीनों का ही संश्लेषण किया जाता है। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर जो आंत होती है ना, बड़ी आंत, छोटी आंत, उसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं, उनके द्वारा B12 और विटामिन के, इन दोनों का संश्लेषण किया जाता है। फिर विटामिन डी की बात करें तो इनकी कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टोमेलेसिया बीमारी होती है। अब ध्यान देना कि विटामिन डी से तो क्लियर है कि भाई बच्चों को रिकेट्स होता है, लेकिन वयस्कों में दो बीमारी होती है, वो भी मैं यहाँ पे कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ। जैसे एक बीमारी का नाम होता है ऑस्टोमेलेसिया, और एक बीमारी का नाम होता है ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इस तरीके के नाम का बीमारी आता है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम क्या लगाएं ऑप्शन में। अब ध्यान देना इस चीज को, हालांकि अगर दोनों में से एक ऑप्शन है तो आपको जो मिला वही सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हैं तो प्रश्न को आपको ध्यान देना है कि अगर केवल विटामिन डी की कमी पूछ रहा है तो वयस्कों में ऑस्टोमेलेसिया होगा, बच्चों में रिकेट्स होगा। अगर विटामिन डी की कमी के साथ साथ कैल्शियम की भी कमी हो रही है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी, तो इन दोनों की संयुक्त कमी से जो वयस्कों में रोग होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ध्यान देना कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अगर आपसे विटामिन डी और कैल्शियम दोनों पूछा गया है तभी आप इसका उत्तर लगाओगे। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है या माना जाता है। वैसे देखा है तो ये विटामिन है, लेकिन इसको हार्मोन भी माना जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। अब अगर आप देखोगे कि नियासिन, जिसको हम विटामिन B3 कहते हैं, इससे कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, यही मैंने बताया। विटामिन B1 थायमिन जिसे कहते हैं, इससे बेरी रोग होता है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है। विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होती है अगर विटामिन के की कमी होती है। नेफ्थोक्विनोन, क्यों ऐसा कह रहा हूं?
क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका ब्लड निकलता है, कहीं चोट लग गई, कहीं चाकू से कट गया सब्जी बनाते समय, या कहीं आप गिर गए तो घुटने में चोट आ गई, तो देखोगे 1 से 2 मिनट बाद वो ब्लड अपने आप जो है कि रुक जाता है और उस पर एक पतली सी लेयर बन जाती है आपकी बॉडी के उस पार्ट पे, या पपड़ी जिसे हम कहते हैं। इट मीन्स कि रक्त का थक्का बन जाता है। अगर विटामिन के की कमी रहेगी आपके बॉडी में तो क्या होगा, ये रक्त रुकेगा ही नहीं और लगातार बहता जाएगा, जिससे आपके बॉडी में रक्त की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी और फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और अगर ये विटामिन के अगर बहुत अधिक मात्रा में हो गया तो आप कहोगे सर हम इतना अधिक मात्रा में विटामिन के खा लें कि हमें जो है कि हमारी बॉडी से रक्त बहे ही ना, अगर बहे भी तो तुरंत 1 बूंद के बाद रुक जाए, तो उसका भी साइड इफेक्ट है। अगर विटामिन के की मात्रा बहुत अधिक हो गई तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं जिनमें रक्त का फ्लो होता है तो उसमें बैरियर होने लगेगी, क्योंकि विटामिन के की मात्रा अगर अधिक हो गई तो आपकी नसों में जो है कि जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो थक्का जमने लगेगा वहीं पे। क्यों? क्योंकि विटामिन के ज्यादा है और ऐसे में नसों में रक्त का संचार बाधित होगा, प्रॉपर सही जगह पर रक्त नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आपकी मृत्यु फिर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन के को संतुलित होना बहुत जरूरी है, ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा। विटामिन ए, इससे क्या होगा, रेटिनॉल से रतौंधी रोग होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, कहां पर होता है, ये यकृत में यानी कि लीवर में विटामिन ए सबसे अधिक संचित होता है। फिर यहां हम देखते हैं कि विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, गेहूं और अंकुर का तेल। गेहूं जो अंकुरित होता है, जिसमें दाने के बाद जो अंकुरण निकल आता है, उसका अगर आप तेल निकालते हो तो विटामिन ए का, विटामिन ई का बहुत अच्छा स्रोत है, जो आपके दिमाग को भी अच्छा रखता है और आपके हेयर को भी बहुत अच्छा रखता है। विटामिन बी 12 जो कि हमारे बॉडी में संश्लेषित होता है, इसमें जो मौजूद धातु होती है उसे हम कोबाल्ट कहते हैं। स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन बी 6। अब जैसे जिन लोगों के बॉडी में विटामिन बी 6 अच्छी मात्रा में होता है, तो अगर उन्होंने कोई रात में सपना देखा तो सुबह तक उन्हें पर्याप्त मात्रा में याद रहता है और वो उस पर डिस्कस भी कर लेते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से बता देते हैं या दोस्त यार से कि भाई मुझे ये सपना आया। और जो लोग सपना भूल जाते हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी में विटामिन बी 6 कम होता है। अक्सर होता है कि लोग सपने को भूल जाते हैं। अब यहाँ देखो विटामिन बी 6 कहाँ से मिल सकता है, जो धान का चोकर होता है ना, उसका सेवन करने से विटामिन बी 6 मिलेगा। विटामिन ए की बात करें तो ये कॉड यकृत तेल से प्राप्त हो सकता है, जो मछली वगैरह के तेल से मिलता है। विटामिन ई की बात करें तो ये गेहूं अंकुरित तेल से मिलेगा। विटामिन के की बात करें तो ये अल्फा अल्फा से मिलेगा। विटामिन डी की बात करें तो कॉड मछली के तेल से मिल सकता है। फॉलिक एसिड की कमी से कौन सी रक्त अल्पता मतलब कि फॉलिक एसिड की कमी से क्या बीमारी होती है, रक्त अल्पता, जिसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं, यानी जिसको आम भाषा में कहा जाता है दोस्तों खून की कमी होना। ये जो है कि एनीमिया के नाम से जानी जाती है बीमारी, रक्त अल्पता। अब यहां पर हम देखते हैं कि 21 पॉइंट कि विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, और जिसकी कमी से किलोसिस नाम की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, किलोसिस नाम की। अब यहां पर हम और भी पॉइंट को समझते हैं। तो उस पॉइंट में अगर हम देखें कि रेटिनॉल की बात करें तो ये हमें रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। टोकोफेरॉल, इससे बंध्यता होती है। बंध्यता का मतलब होता है कि आप नपुंसकता वाली स्थिति होती है कि बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है। महिलाओं के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है और पुरुषों के लिए भी, दोनों में नपुंसकता हो सकती है। पायरिडॉक्सिन की बात करें तो एक मानसिक व्याधि पैदा करेगी। पायरिडॉक्सिन जो कि विटामिन बी के कॉलम में आती है, बी वाले में। और साइनोकोबैलामिन यानी विटामिन बी 12, इससे रक्त अल्पता की बीमारी होती है, फॉलिक एसिड की कमी होती है, जिसे हम लोग एनीमिया बीमारी कह देते हैं। और इसी तरीके से फिर से एक अलग नाम से पूछी जाती है आपसे वो बीमारी, जैसे विटामिन बी 12, तो इसको हम कहते हैं प्रति और रक्तता कारक, यानी कि रक्त की कमी होना, ठीक है, एनीमिया। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, यानी कि स्कर्वी रोग के लिए। विटामिन ए बंध्यता रोधी कारक, और विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक। यहाँ पे देखना, प्रति रक्त स्रावी यानी कि रक्त को रोकने के लिए, रक्त का जो थक्का जमता है उसके लिए होती है। फलियां बात करेंगे, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं और इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब फली का मतलब जैसे मटर भी एक फली का पौधा होता है, अरहर हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, तो इनके सेवन से आपको प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलती है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता मिलती है आपको मूंगफली में, इसीलिए पीनट बटर, पीनट में आपको प्रोटीन भी मिलता है और पीनट में आपको फैट भी मिलता है। इट मीन्स कि मूंगफली में, और इसीलिए इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। टायरोसिन की बात करें तो एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनालिन, डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करना होता है। और डोपामाइन जब रिलीज होता है तो हमारे को नींद ज्यादा आती है, मतलब उत्तेजित अवस्था में फिर सोने लगते हैं आदमी।
पानी की बात करें तो कई बार पूछा जाता है कि एक गिलास पानी कितनी एनर्जी देगा, तो भाई कैलोरी मुक्त आहार है, यानी कि शून्य कैलोरी, कोई एनर्जी नहीं देता। इसको हम लोग कह सकते हैं कि नो एनर्जी। पानी पीने से कभी भी कोई एनर्जी नहीं आती है। आप लोग भले कितनी भी गर्मी में आए और 1 लीटर पानी पी जाते हैं तो आपको फ्रेशनेस फील होती है, ताजगी फील होती है। वो असल में इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी की सेल होती है उनको पानी की कमी हो रही होती है। ठीक, तो पानी की कमी होने से हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि H2O के विघटन से तो ऑक्सीजन भी निकल सकती है। भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को प्राप्त होता है जब जल, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड यही दोनों आपस में क्रिया करके ऑक्सीजन अलग कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तो इसी तरीके से पानी जो हमारी बॉडी में जाता है तो जब टूटता है तो टूटने के बाद हमारी जो सेल होते हैं उनको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, तो हमें ताजगी सी महसूस होती है, लेकिन कोई एनर्जी नहीं आती। तो पानी एनर्जी लेस आहार है, यानी कि एनर्जी मुक्त है। फिर बात करते हैं कि भोजन का प्रमुख अंग होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है के यौगिक होते हैं, जबकि इसमें नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं मिलता, इसलिए आप रोटी चावल को प्रेफरेंस की जाती है ताकि आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट रहे। और कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों ही हमारे एनर्जी के प्रमुख घटक माने जाते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं। शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन फास्फोरस द्वारा बनाया जाता है, कि शरीर में जो हमारी अम्लीयता भी बहुत अधिक ना हो जाए और हमारे बॉडी में क्षारकता भी ना हो जाए, क्षारीयता भी ना हो जाए, इन दोनों के बीच में संतुलन फास्फोरस के द्वारा बनाया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, अब इसी तरीके से हमें देखना है कि जो बासमती चावल होते हैं इनके दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। अक्सर जो होता है ना कि जब आपके घरों मेहमान आते हैं तो आप कहते हो भाई सरबती चावल बनेगा या तो फिर बासमती चावल बनेगा। क्यों? क्योंकि वो लंबे हो जाते हैं पकने पर और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। उसकी बिरयानी बन जाती है, उसका पुलाव बन जाता है। जो आप रेगुलर चावल अपने घर पे यूज करते हो, सामान्यतः ना तो उसका पुलाव बन पाता है ना उसका चावल का बिरयानी बन पाती है, क्योंकि बिरयानी या पुलाव तभी अच्छा लगता है जब उसके सारे दाने चावल के अलग अलग होते हैं। तो ये लंबे होके अलग हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलेज यानी कि अमाइलोज जो होता है स्टार्च का बाहुल्य होता है। गाय का दूध हल्का पीला होता है और कैरोटीन उपस्थिति की वजह से होता है। किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? कैरोटीन। और ध्यान देना कि कैरोटीन एक प्रकार का क्या होता है, तो ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसकी वजह से गाय का दूध क्या होता है? हल्का सा पीला होता है, जबकि भैंस का कैसा होता है? पूरा का पूरा सफेद होता है। अच्छा, दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसकी उपस्थिति से होता है? तो कैसीन प्रोटीन से। और दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, स्पेशली बच्चों में पाया जाता है रेनिन एंजाइम, जो मैंने अभी ऊपर आपको डिटेल में बताया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोटीन में मुख्य अवयव क्या क्या मिलते हैं। जैसे हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट में मुख्य अवयव कार्बन वगैरह सब होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता। तो यही बेसिक अंतर आपको करना है कि प्रोटीन में आपको कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, गंधक भी, फास्फोरस भी, आयोडीन भी, लौह भी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बॉडी के लिए जो नाइट्रोजन भी आवश्यक होता है वो प्रोटीन में मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं मिलता है। अब यहाँ पे कुछ अणु हैं और उसकी उपस्थिति देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिलता है उसमें। तो जैसे कि आप देखोगे कि विटामिन बी 12 की बात करेंगे तो इसमें कोबाल्ट मिलेगा। क्लोरोफिल की बात करेंगे तो इसमें मैग्नीशियम मिलता है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित हरित लवक जिसकी वजह से वो भोजन बनाते हैं, उसमें मैग्नीशियम की उपस्थिति अनिवार्यता पाई जाती है। पीतल में क्या पाया जाता है? तांबा, या यूं कहें कि पीतल तांबे में उपस्थित है। और चैल्कोपायराइड जो है वो भी तांबे के अंतर्गत आता है। अच्छा, सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, मैंने अभी आपको कुछ समय पहले स्टार्टिंग में ही आपको प्रमुख जो मैक्रो न्यूट्रिएंट थे, प्रमुख पोषक तत्व थे, उसके बारे में बताया। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये सभी चीजें थी ना, मुख्य मुख्य चीजें। लेकिन अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें जिनकी थोड़ी बहुत मात्रा मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। जैसे लोहा हम डायरेक्ट तो चबाते नहीं है, या तो हम लोहे को प्राप्त कर सकते हैं कि जब अभी भी गांव में आप देखोगे कि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाती हैं, जिससे वो कढ़ाई जो है कि पतली होती चली जाती है, क्योंकि उसका जो लोहा होता है वो खाने के साथ हमारी बॉडी में धीरे धीरे जाता है। या फिर हम पालक का ज्यादातर सेवन करते हैं जिससे आयरन की मात्रा बढ़ती है। आप देखोगे जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं या जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उन महिलाओं में आयरन की कमी होती है, और इसीलिए महिलाओं को डॉक्टर क्या करते हैं? आयरन की गोलियां देते हैं कि भाई आपको स्वस्थ रहने के लिए आयरन की आवश्यकता चाहिए और आयरन की आप गोली का सेवन करिए। इवन कि ह्यूमन बॉडी में आयरन कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसके बिना कोई नुकसान तो है नहीं। कोबाल्ट की बात करें तो विटामिन B12 थोड़ा बहुत हमारे बॉडी में संश्लेषित होता है, जिसमें कोबाल्ट भी मिल जाता है। तांबा, मैग्नीज, जस्ता, निकेल, ये सभी चीजें। और इसीलिए हम लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तन में भोजन खाते हैं, जिसमें खाना खाते खाते देखोगे आप थाली या बर्तन कोई भी होता है वो थोड़ा थोड़ा घिस जाता है। घिस के जाता का है, या तो धुलते समय घिसता है, थोड़ा बहुत हमारी बॉडी के अंदर भी निकेल
पहुंचता है, क्योंकि निकेल और क्रोमियम ही सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जो मैंने कल की ज्योग्राफी क्लास में कंप्लीट कराया था आपको कि निकेल उसमें पाया जाता है। फिर ऊष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं। अगर आपकी बॉडी में एक्स किरणें जा रही हैं, हैवी मटेरियल जा रहा है, हैवी धातु जैसे कि कैडमियम वगैरह हो गया, तो ये प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। अलसी जो होती है, अलसी लाल लाल रंग की छोटे छोटे दाने होते हैं ना, इसमें प्रचुर स्रोत होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ओमेगा 3 वसी अम्ल का अलसी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए अलसी का सेवन करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। वहीं ग्लाइसिन, सेरोनी मतलब सेरीन, टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल है, जैसे अतात्विक जो मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं, जबकि तात्विक की बात करें जो अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं दोस्तों, उनका संश्लेषण हमारे मानव शरीर में नहीं होता, ये बाहर के भोजन से हमें प्राप्त करना पड़ता है, और अगर नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे कि वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा कितनी होती है, सर्वाधिक होती है। वसा के चयापचयी प्रक्रम में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। अब आपसे दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट या वसा, इन दोनों में से किसमें सबसे अधिक एनर्जी प्राप्त होती है, तो आप कहोगे कि सर वसा में प्राप्त होती है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बता दूं तो आप अगर एक रोटी या थोड़ा सा चावल खा रहे हो तो आपको उतनी एनर्जी नहीं आएगी जितना आप एक छोटा सा समोसा खा लोगे या नमकीन खा लोगे या बिस्किट खा लोगे, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं फैट होता है, ऑयल होता है। आप नमकीन वगैरह देखो खा लोगे ना, एक आध पैकेट 5 रुपए 10 रुपए की, तो आपको एक अलग से एनर्जी फील होगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर मुझे तो तब भी सुस्ती आती है। तो ये माइक्रो लेवल पे जो एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। अब ये नहीं कि आपने एक पैकेट नमकीन खा ली और भाग मिल्खा भाग की कहानी हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा आपको वसा से जो है कि ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो आप एक समोसा खा लोगे तो भी एनर्जी आएगी, नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, चिप्स खा लिया, इससे एनर्जी आपको तुरंत मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं। जो ग्लूकॉन डी में मिलती है उसमें कुछ नहीं मिलता, तो केवल एक पाउडर है, ये सब खाओ। हालांकि ये सब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, नुकसानदायक होता है। और कार्बोहाइड्रेट सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से घटक हैं जो आपको ऊर्जा की प्राप्ति कराते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए वसा और कार्बोहाइड्रेट। यही दोनों ऐसे घटक हैं जो हमें एनर्जी सबसे अधिक देते हैं। आहार समूह की बात करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वसा भी चाहिए और प्रोटीन द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन इनके अगर क्रम मैं डिसाइड करूं कि कौन कौन से क्रम होंगे, तो पहले नंबर पे आपको वसा रखना है, दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट रखना है, तीसरे नंबर पे प्रोटीन रखना है। क्योंकि प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, वो हमारे बॉडी में टिश्यू का निर्माण करता है, यानी कि मसल्स का निर्माण करता है। इसीलिए जिम जाने वाले लोगों को हमेशा कहा जाता है कि प्रोटीन का सेवन प्रॉपर मात्रा में करते रहिए। सूरजमुखी का जो तेल होता है वो अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल माना जाता है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्ल की अधिक मात्रा पाई जाती है। हमेशा दो तरीके की होती है, एक होती है अनसैचुरेटेड फैट और एक होता है सैचुरेटेड फैट। इट मीन्स कि संतृप्त वसा एक होती है और एक होती है आपकी असंतृप्त वसा। तो आपको कौन सी वसा का सेवन करना चाहिए मेरे दोस्त, तो आपको सेवन करना चाहिए असंतृप्त वसा, ठीक है, ये हानिकारक नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं जरा ट्रांस फैट की बात करें तो ट्रांस वसा स्वास्थ्य हेतु खतरनाक होती है, क्योंकि ये अच्छे एचडीएल मतलब कि हाई डेंसिटी जो होते हैं स्तर को कम करता है और जबकि खराब एचडीएल को बढ़ाता है। इसलिए ट्रांस वसा जो होती है, संतृप्त वसा, इसे नहीं खाना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लेवल को घटाता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, एचडीएल लेवल, वो हमारे बॉडी को घटा देता है, अच्छे वाले को, और खराब वाले को बढ़ा देता है। तो ये नुकसानदायक होती है। जैसे डालडा वगैरह हो गया, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो संतृप्त वसा होती है उसका सीधा मैं मतलब बता दूं कि अगर किसी दुकान पर आपने देखा कि समोसे पकौड़े कुछ एक बार छान लिए गए, तब तो आप उसे खा लो। लेकिन अगर उसी तेल का प्रयोग किया जा रहा है दोबारा अगले दिन, तीसरे दिन, यानी तेल 2 से 3 बार जो है कि पक चुका है, 3-4 बार उसको जला दिया गया, उसमें कई बार समोसे छान लिए, ब्रेड पकौड़े छान लिए गए, फिर 2 दिन बाद फिर यूज हो रहा है, 3 दिन बाद, तो वो तेल खराब होता है। उस तेल का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। इवन कि घर पर भी जो माताएं बहनें होती हैं, जब कभी कुछ पापड़ वगैरह या कचरी या चिप्स वगैरह छान लेती हैं और वो तेल बच जाता है, तो उसको दोबारा अगले दिन यूज कर लेती है सब्जी में। नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है या लिपिड का एक प्रकार है, जो कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता। और जब रक्त में घुलनशील नहीं होता है तो रक्त के साथ ही बहते बहते हमारे बॉडी के पार्ट्स को डैमेज कर देता है, स्पेशली हार्ट को। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल फिर बढ़ने लगता है।
और लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा आज की क्लास का ट्राइग्लिसराइड, जो कि शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार होता है जो वसा कोशिकाओं में संचित होता है। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों आज के हमारे लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आरओ एआरओ से समेत करंट अफेयर, शॉर्ट नोट्स, घटना चक्र, टेस्ट सीरीज, हिंदी, पीवाईक्यू सभी चीजें यहाँ पे कराई जाती हैं। साथ ही साथ आपको यूपी पीसीएस की भी तैयारी यहीं से आराम से आप कर सकते हो। क्लास की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पीडीएफ अगर अच्छी लग रही हो, परचेस करनी हो, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वीडियो के नीचे, आप वहां से उसको मैसेज करके पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं वो आपको सारी डिटेल वहां पर मैसेज के थ्रू बता देंगे, कॉल करेंगे तो नहीं रिसीव होगा। ठीक है, पहले बता रहा हूं। और टेलीग्राम चैनल पर डेमो पीडीएफ भी दी गई है, आप उसे भी देख सकते हो, जहां पे सभी सब्जेक्ट की आपको डेमो पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब क्लोजिंग करते हैं अब अपनी क्लास की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।